मेरा भाई जुनैद इकलौता होने की वजह से बहुत लाडला था। बचपन से ही मैं जुनैद से 1 साल छोटी थी, लेकिन बेटा होने की वजह से वो हमेशा ही अम्मा और अब्बा की तवज्जो का मरकज़ रहा। 11 मुर्दा बच्चों के बाद जिंदा बच जाने वाला जुनैद अम्मा अब्बा के लिए राहत का बायस था। प्यार तो मुझे भी मिलता था, लेकिन जुनैद से कम। इस बात ने मुझे हसद में मुब्तला कर दिया था। मैं बचपन से ही जुनैद से चिढ़ती थी। हर अच्छी चीज़ उसे मिल जाती, फितरी तौर पर हसद होना मुमकिन था। मैं हर वक्त स्टोर में लगी रहती थी कि जुनैद कोई गलती करे तो मैं अम्मा और अब्बा से शिकायत लगवाऊं। फिर जब जुनैद को डांट पड़ती तो मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन फिर भी उसकी गलती जल्दी माफ़ कर दी जाती थी और मेरी गलती अम्मा को भुलाए ना भूलती थी। फिर हम बड़े हो गए। बड़ा होकर जुनैद खामोश रहने लगा था, लेकिन मुझसे लड़ाई करना फिर भी ना भूलता था। लेकिन बचपन की निस्बत अब कम ही लड़ता था। मैंने मैट्रिक के बाद घर का काम संभाल लिया था और जुनैद सारा सारा दिन और सारी सारी रात घर से गायब रहने लगा था। अम्मा उसके लिए फिक्रमंद रहने लगी। हाय मेरा बच्चा न जाने कहाँ होता है सारी रात। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम इसका वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं करती हो। अम्मा ने मुझे सलवातें सुनानी शुरू कर दी। मैंने कुछ नहीं कहा उसे। अम्मा, आपके और अब्बा के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, आवारा हो गया है वो। मैंने फौरन जवाब दिया, खबरदार जो मेरे बेटे को आवारा कहा तो। अम्मा को मेरी बात पर गुस्सा आ गया। अम्मा जो बिला वजह सारा दिन और सारी रात घर से गायब रहने लगे, उसे आम लफ्ज़ों में आवारा ही कहा जाता है। मैंने कहा, मैं कहाँ चुप रहने वाली थी, भला तरकी बतरकी जवाब देना तो मेरी आदत थी। फिर मैंने देखा कि जुनैद अंदर दाखिल हुआ, अपनी बाईं टांग को घसीटते हुए। हाय मेरे बच्चे, क्या हुआ? ऐसे क्यों चल रहा है माजूरों की तरह? कोई चोट लगी है क्या टांग में? जुनैद चारपाई पर बैठ गया तो अम्मा ने इसकी टांग को हाथ लगाकर देखना चाहा कि कहीं कोई चोट तो नहीं है, लेकिन देखा तक इसने अपनी बाईं टांग पर काला कपड़ा लपेट रखा है। ना ना अम्मा, हाथ न लगाना, बहुत दर्द हो रहा है। जुनैद ने अम्मा को फौरन मना कर दिया हाथ लगाने से। लेकिन बता तो हुआ क्या है? अम्मा ने पूछा। दर्द हो रहा था अम्मा, बहुत ही ज्यादा। हकीम साहब से मालिश करवा के आ रहा हूँ। हकीम साहब ने दवा लगाकर कपड़ा बांध दिया है, कहा कि इस कपड़े को बांधे रहने दो, आराम आ जाएगा। जुनैद ने कहा, अच्छा अच्छा चल ठीक है, तू खाना खा ले। अम्मा ने कहकर उसके सामने खाना रखा और अपने हाथ से निवाले बनाकर इसे खिलाने लगी। ये मंजर देखकर मैं एक बार फिर से हसद का शिकार हो गई। अम्मा, मुझे तो बचपन में भी कभी हाथ से नवाला बनाकर नहीं खिलाया आपने, और ये इतना बड़ा हो गया है और तो मुझे इसे आज भी अपने हाथ से खिला रही है। मैंने रोटी डालते हुए अम्मा से शिकवा किया। कितनी बार कहा है ऐसी बातें ना किया कर, तेरी ही नज़र लगी है मेरे बच्चे को। अम्मा ने कहा, लो जी, अब टांग में दर्द का इल्ज़ाम भी मुझ पर आ गया। मैंने मुंह बनाकर कहा, क्या मैं तुझे प्यार नहीं करती? इतना प्यार तो दिया है तुझे, फिर क्यों मेरे बेटे के निवाले गिन रही है? अम्मा ने कहा, करती है प्यार, लेकिन जुनैद से कम। मैंने कहा, ये सच था, मैं भी इकलौती बेटी थी, लेकिन फिर भी जुनैद को ज़्यादा प्यार मिलता था। काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन जुनैद की टांग का दर्द कम न हुआ। इसने वो काला कपड़ा अभी तक बांधा हुआ था और किसी को हाथ लगाने नहीं देता था। अम्मा बार बार कहती थी कि मुझे देखने दो, क्या मसला है, मगर वो दर्द से ही दूर से ही इशारा करता था कि कोई पास ना आए। जब 1 महीना गुजर गया तब मुझे भी महसूस हुआ कि दाल में कुछ काला है। आखिर ऐसा कौन सा दर्द है जो 1 महीने से नहीं उतर रहा? शिमक का दर्द है, ये ऐसे ही होता है। कभी कभार तो ये दर्द 6 महीने तक चलता रहता है। इसका इलाज बस दम करवाना है और मैं हकीम साहब से दवाई भी ले रहा हूँ और दम भी करवा रहा हूँ। किसी को मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुनैद ने आंखें दिखाते हुए मुझसे कहा, क्योंकि मैं ही थी जो बार बार इस बात का जिक्र करती थी घर में, वरना अम्मा अब्बा को तो इसने चुप करवा दिया था। अम्मा और अब्बा इसकी मोहब्बत में जैसे अंधा हो चुके थे। इन्हें कुछ नज़र नहीं आया था, लेकिन मुझे बहुत कुछ नज़र आने लगा था। मैं समझ गई थी कि वो सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए ड्रामा कर रहा है ताकि इसे पैसे मिलते रहें इलाज के लिए। वो कहता था कि हकीम साहब की दवाई बहुत महंगी है और इस दवा के बहाने वो अच्छे खासे पैसे अम्मा अब्बा से ले जाता था। मैंने सोचा वो ज़रूर अपने दोस्तों में ये पैसा उड़ाता होगा और फिर दर्द का बहाना किया हुआ है। मैंने भी ठान ली कि इसका ये पोल खोल कर ही रहूँगी और मैं इसकी जासूसी पर मामूर हो गई। एक रात मैंने देखा कि वो दरवाजे से आने के बजाय दीवार फलांग कर आ रहा है। वो जब भी दीवार से आता था तो इसी तरह दीवार फलांग कर आता था ताकि अम्मा अब्बा को पता न चल सके। कहाँ तो वो सारा सारा दिन पैर दर्द का रोना रोता है और अब इतनी दीदा दलेरी से दीवार फलांग रहा है। मेरा शक यकीन में बदल चुका था।
یہ منظر دیکھ کر کہ وہ بہانہ کر رہا ہے لیکن دیوار پھلانگتے ہوئے اس کی ٹانگ میں چوٹ لگ گئی تھی، شاید جس کے باعث اس کی چیخ بلند ہوئی، لیکن اگلے ہی اس نے اپنی چیخ دبا کر اس خیال سے کہ کہیں اماں ابا کو پتہ نہ چل جائے، اس نے ابھی بھی کالا کپڑا اپنی ٹانگ میں باندھا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں گیا۔ میں لوہے کے زینے پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی کیونکہ وہ اسے اس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی اور صاف نظر آتا تھا، لیکن میں دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس نے جب کالا کپڑا کھولا تو وہاں سے بہت سارے زیورات نکلے، جس میں مجھے سونے کا کنگن بھی صاف دکھائی دے رہا تھا جو کہ کافی عرصے سے نہیں مل رہا تھا، یعنی کہ اس نے میرا کنگن چوری کیا تھا۔ کنگن کے گم جانے کی بات میں نے خوف سے امی کو بھی نہیں بتائی کیونکہ پھر انہوں نے مجھے بہت ڈانٹنا تھا۔ میں نے خفیہ طریقے سے اپنے کنگن کی تلاش جاری رکھی ہوئی تھی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرا کنگن جنید چوری کر کے لے گیا ہے۔ اس کالے کپڑے میں صرف کنگن ہی نہیں تھے بلکہ وہاں پر بہت سارے اور بھی زیورات دکھائی دے رہے تھے، اور میں دیکھ کر حیران تھی کہ وہ یہ سارے زیورات کہاں سے لایا ہے۔ کیا اس نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے؟ اگر اس نے ڈاکہ ڈالا ہے تو پھر علاقے میں یہ خبر مشہور کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سب اس کے آوارہ دوستوں کی وجہ سے ہوا تھا، اس کی سنگت میں رہ کر وہ ایسا بن گیا تھا۔ اگلے دن وہ درد کا بہانہ کر کے لیٹا رہا، شاید اسے آج واقعی میں درد تھا کیونکہ دیوار پھلانگ کر داخل ہونے کی وجہ سے اسے موچ آ گئی تھی۔ کچھ دن تک وہ گھر پر ہی رہا، پھر ایک رات میں سو رہی تھی کہ کسی چیز کے گرنے کی آواز مجھے سنائی دی، تو مجھے لگا کہ شاید بلی ہے جو باہر برتن گرا رہی ہے۔ میں بلی کو بھگانے کے لیے باہر برآمدے تک آئی تو دیکھا کہ جنید دیوار پھلانگ کر جا رہا ہے، وہ کالا کپڑا اس نے اپنی ٹانگ کی وجہ سے ہاتھ میں باندھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا یہی موقع اچھا ہے، مجھے اس کا تعاقب کرنے کا خیال آیا۔ میں نے اپنی شال اٹھائی اور ٹارچ اٹھایا، میں بھی دروازہ کھولنے کے بجائے دیوار پھلانگنے لگی۔ دیوار کی ایک سائڈ چھوٹی سی تھی جسے پھلانگنا آسان تھا، دیوار کا یہ حصہ بارش کی وجہ سے گر گیا تھا۔ میں نے سوچا میں واپس بھی اسی راستے سے آؤں گی۔ میں ایک نڈر لڑکی تھی، مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا تھا، اور یہ خیال تھا کہ جنید آگے آگے ہے اور میں پیچھے پیچھے، اگر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو چیخ کر جنید کو پکار سکتی ہوں اور وہ مجھے بچانے کے لیے آئے گا میری آواز سن کر، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں اندھیری رات میں جنید کے پیچھے چلنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ وہ تیزی سے چلتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس سمت گیا ہے، اس لیے میں مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی جلدی سے۔ پھر میں اس بات کو بھول گئی۔ گاؤں میں کچھ عرصے میں یہ بات مشہور ہو رہی تھی کہ قبرستان کے قریب کوئی بلا آتی ہے جو پرانی بوسیدہ قبروں کو کھود کر انہیں خراب کر دیتی ہے۔ نہ جانے وہ کیسی بلا تھی کیونکہ اس کے پیروں کے نشان عجیب سے ہیں جو قبرستان کے گرد بنے ہوئے تھے، سب نے دیکھا تو عجیب سے نشان تھے۔ ہماری زبان میں اسے گورپٹ کہتے تھے، یعنی کہ ایک ایسی بلا جو قبروں کو کھود کر ان کے اندر داخل ہو جاتی ہے اور لاش کو کھاتی ہے۔ میں نے ایک بار دادا جان سے اس لفظ کا مطلب پوچھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ گور قبر کو کہتے ہیں اور پٹ یعنی کھولنا، اس لیے اسے گورپٹ کہتے ہیں۔ گورپٹ کا سن کر پورے گاؤں میں ایک خوف و ہراس پھیل گیا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ گورپٹ نئی اور تازہ قبروں کو نشانہ نہیں بنا رہا تھا بلکہ صدیوں پرانی قبروں کو کھود رہا تھا جہاں ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اس بات سے میں خوف زدہ ہو گئی تھی۔ قبرستان ہمارے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر تھا، لیکن گاؤں والوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ تازہ قبروں کو کھودنے کے بجائے وہ پوسیدہ قبروں کو کیوں کھود رہا تھا جہاں پر صرف ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تازہ قبروں میں تو تازہ میت ہوتی ہے، انہیں کھودنا زیادہ آسان تھا۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ اس گورپٹ کا پتہ لگائیں گے، مگر کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ہر کسی کو ڈر لگ رہا تھا۔ کوئی بھی اتنا بہادر نہیں تھا کہ آدھی رات کو قبرستان میں بیٹھ کر دیکھے کہ کیا ماجرا ہے۔ ایک رات پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے جنید کو دیکھا دیوار پھلانگتے ہوئے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج تو یہ پتہ لگا کر رہوں گی کہ جنید کی سرگرمیوں میں مشغول ہے اور سارا سونا اس کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ میں دیوار پھلانگ کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پہلے کی نسبت وہ آہستہ چل رہا تھا، اس لیے اس کا تعاقب کرنا میرے لیے آج آسان تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ ایک جگہ پر گیا جہاں پر اس کی 3 دوست پہلے سے موجود تھے، وہ تینوں شاید جنید کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہاں پر پھر وہ چاروں مل کر وہاں سے آگے بڑھنے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں ان کا پیچھا کروں یا نہیں، کیونکہ پہلے تو جنید تنہا تھا، اب اس کے دوست بھی تھے، کہ یہی وہ مجھ پر غصہ نہ کرے، کیونکہ جیسا بھی تھا وہ میرا بھائی تھا اور غیرت کھاتا تھا میرے معاملے میں۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ میں اس کے اور اس کے دوستوں کا پیچھا کر رہی ہوں آدھی رات کو تو میری خیر نہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اسے دھمکی دوں گی کہ میں نے اسے زیورات چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
मैं अम्मा अब्बा को सब बता दूंगी। मेरी इस धमकी से वो यकीनन डर जाएगा। लेकिन मुझे अपने कंगन की फिक्र खाए जा रही थी और मुझे जुनैद से वापस लेना था। मैंने सोचा कि जब जुनैद घर नहीं होगा तो मैं अलमारी खोल कर देखूंगी और अपना कंगन उठा लूंगी। बाकी जेवरात का जुनैद जाने, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं था। अलबत्ता मैं इसका झूठ अम्मा अब्बा के सामने ज़रूर लाना चाहती थी। एक दिन वो घर पर नहीं था तो मैंने इसके कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। वो मुझे चाबी मिल गई। जैसे मैंने अलमारी खोली तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब से जूते पड़े हुए थे जिनकी शक्ल बहुत अजीब थी, जैसे कि किसी जानवर के पंजे हों। मुझे समझ नहीं आई कि ये अजीब किस्म के जूते जुनैद के पास क्या कर रहे हैं। फिर मुझे कब्रिस्तान वाली बात याद आई। कहीं जुनैद ही तो वो बला नहीं जो कब्रों को खोद रहा है। कुछ ही पल में मुझे सारी बात समझ आ गई, यानी कि जुनैद और इसके दोस्त ये अजीब किस्म के जूते पहनकर कब्रिस्तान में जाते हैं और कब्रों को खोदते हैं। मगर क्यों? क्या मिलेगा इनको कब्रों को खोद कर आखिर? वो भी कदीम कब्रों को जिनमें सिर्फ हड्डियां बाकी हैं। मेरा तो सर चकरा रहा था वहाँ खड़े होकर। इतने में घर का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। मैंने फ़ौरन अलमारी बंद की और चाबी अपने पास रख ली और बाहर बरामदे की तरफ आई तो देखा कि अब्बा ने दरवाज़ा खोला है और आगे पुलिस खड़ी है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, पुलिस अफसर ने कहा। तो अब्बा परेशान हो गए। लेकिन साहब, हम लोग तो ना चोर हैं ना डाकू, फिर क्यों आपको हमारे घर की तलाशी लेनी है? अब्बा ने परेशान होकर कहा। अम्मा भी खौफजदा हो गईं और मैं समझ गई कि पुलिस जुनैद के पीछे आई है। जुनैद ने डाका डाला है और इसीलिए पुलिस इसे तलाश कर रही है। मैं जल्दी से अंदर गई और जुनैद को फ़ोन किया। जुनैद, तुम घर मत आना, पुलिस तुम्हें पकड़ने के लिए हमारे घर आई हुई है, कहीं जाकर छुप जाओ। मैंने जुनैद से कहा तो वो सारा मामला समझ गया। जैसा भी था वो मेरा भाई था और मैं नहीं चाहती थी कि इसे पुलिस पकड़ कर ले जाए। मैं जुनैद के कमरे में गई और अलमारी से वो सारे जेवरात निकाले और पीछे खिड़की से छलांग लगाकर वो तमाम जेवरात जो कि काले कपड़े में बंधे हुए थे, इन्हें घर के बाहर कचरे के बहुत बड़े ढेर में दफन कर आई। मैंने बहुत तेज़ी से ये काम किया और फिर से अंदर आ गई। वो अजीब से जूते भी इसी काले कपड़े में थे। मैंने इन्हें भी कचरे के ढेर में फेंक दिया। मैं वापस आई तो पुलिस अब्बा की बहस चल रही थी। फिर अब्बा ने इजाज़त दे दी तलाशी की। पुलिस जब तक तलाशी लेती रही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता रहा। कुछ लोग रोज़ाना कब्रिस्तान में जाकर कब्रें खोद रहे हैं। हमें लोगों की तलाश में थे कि कब्रों की ये बेहुरमती कौन कर रहा है। हमारे पालतू कुत्ते सूंघते सूंघते आपके घर तक आ गए। बज़ाहिर तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है आप लोगों पर शक करने के अलावा, लेकिन हमारे कुत्ते बहुत माहिर हैं। अगर वो आपके घर सूंघ कर आए हैं तो इसका मतलब कुछ तो वजह है। लेकिन आप लोग शरीफ मालूम होते हैं और आपके घर में बेटी है, तो इसलिए हम जा रहे हैं, पुलिस अफसर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और हमें अपने सिपाहियों को वहां से ले गया। तो मेरी जान में जान आई। पुलिस गांव के तमाम घरों की तलाशी ले रही थी। अब जब पुलिस गांव से चली गई तो रात को जुनैद आया। कहाँ डाका डाला है तुमने? मुझे बताओ, कहाँ से आया तुम्हारे पास इतना जेवर? अगर मैं वक्त पर होशियारी न दिखाती तो तुम इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे होते। तुम्हें अंदाज़ा है कि अम्मा और अब्बा ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाते। अब शराफत से मुझे बताओ कि ये जेवरात कहाँ से आए हैं, वरना मैं खुद पुलिस को बता दूंगी और अम्मा अब्बा को भी। मैंने गुस्से से कहा तो जुनैद रोना शुरू हो गया। फिर इसने मुझे सारी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि मैं और मेरे दोस्त कोई लंबा हाथ मारने के चक्कर में थे कि हमारे पास कहीं से पैसा आ जाए। हम चोरी करना नहीं चाहते थे, डाका भी नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि पुलिस को सब पता चल जाता है और फिर मुकद्दर जेल होता है। हम दिन रात सोचते रहते थे कि कहाँ से हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए। फिर एक दिन हमने गांव के कुछ बुजुर्गों को आपस में बातें करते हुए सुना। वो कह रहे थे कि गांव की कदीम रवायत ठीक है। गांव में जब भी कोई अमीर आदमी फोत होता था तो इसने जितनी दौलत कमाई है इस दौलत को इस आदमी के साथ दफन कर दिया जाता था, इसकी अमानत समझकर। इसके लवाहिकीन भी इस पैसे में से रुपया नहीं उठाते थे, इसलिए जितने भी जेवर होते थे इन्हें कब्र के साथ दफन कर दिया जाता था। फिर बाद में ये रवायत ख़त्म हो गई क्योंकि वो जहालत का दौर था। फिर तालीम आम हुई तो सबको इस्लाम की खबर हो गई और सब ने इस जाहिलाना रवायत की पैरवी करनी छोड़ दी। लेकिन इन पुरानी कब्रों में से बहुत सारी ऐसी कब्रें हैं कि जिनके साथ सोना आज तक दफन है। इन बुजुर्गों की ये बात सुनकर मैंने और मेरे दोस्तों ने ये फैसला किया कि हम कदीम कब्रों को खोद कर वो सोना निकालेंगे। इस तरह से ये चोरी और डाके में शुमार नहीं होगा और हमारा भला हो जाएगा, क्योंकि ये सोना मैयत के तो अब किसी काम का नहीं है। हमारे काम आ जाए तो मैयत को भी सवाब मिलेगा।
इस तरह मैयत पर बोझ होगा इतना सारा सोना। हमने सोचा हम तो पकड़े जाएंगे, इसीलिए हमने अजीब किस्म के जूते बनवाए जो कि जानवरों के पंजों से मिलते जुलते थे। अगर मुझे बताओ कि तुमने वो जेवर कहाँ रखे हैं, जुनैद ने कहा, तो मैं हैरान हो गई। देखो जुनैद, सबसे पहले तो तुम्हें उनका घर वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनकी कब्रों की बेहुरमती तुम लोगों ने की है लालच में आकर। फिर तुम्हें खुदा से भी माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि कब्रों को देखना बहुत बड़ा गुनाह है और अल्लाह ताला इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। और जो भी सोना तुम लोगों को मिला है इन्हें गरीबों में बांट दो। इस सोने पर हम में से किसी का हक नहीं है। हम लोग तो अच्छा खाते पीते हैं, इस सोने को इन लोगों में बांट दो जिनको खाने के लिए एक निवाला भी नसीब नहीं होता। सारा दिन मैंने जुनैद को समझाया तो ऐसा महसूस हो रहा था कि इसे मेरी बात अच्छी लगी। तुम सही कह रही हो, मैं गलत दोस्तों की सोबत में ये गुनाह कर बैठा। अब इस गुनाह का बोझ मुझे खाए जा रहा है क्योंकि मैं भी एक दिन कब्र में हूँगा। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, बस बुरे लोगों की बातों में आ गया था। मैं आज के बाद खुदा के हजूर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसा काम ना करूँगा। कभी जुनैद ने कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। वो पुलिस का सुनकर डर गया था। हम दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। जुनैद ने अपने दोस्तों को भी समझाया, वो ना समझे तो जुनैद ने इनका हिस्सा इन्हें दे दिया और अपना हिस्सा गरीबों में बांट दिया पैसे की सूरत में। इस तरह से मेरा भाई गुनाह और पुलिस दोनों से बच गया। जुनैद ने मेरा शुक्रिया अदा किया कि मैंने पुलिस आने के वक्त पर इसे कॉल करके आगाह किया था सारी सूरत हाल से। अगर मैं इसे ना बताती और वक्त और हिकमत अमली से वो जेवरात न छुपाती तो यकीनन जुनैद आज जेल में सलाखों के पीछे होता। जेल का सुनकर और पुलिस की तशद्दुद का सुनकर ही जुनैद को कपकपी तारी हो रही थी क्योंकि सुना है कि तफ्तीश के दौरान पुलिस खाल उधेड़ देती है। उसके बाद जुनैद ने कब्र वालों से माफ़ी मांगी और इन सब के नाम इसाले सवाब करता रहा। आज उसका ज़मीर मुतमईन है, उसे वक्त पर अल्लाह की मदद नसीब हुई। आज जुनैद 5 वक्त का नमाजी बन गया है और मेरे साथ लड़ाई भी नहीं करता और हम सब खुशी